नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश को आज मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला वोट। राजस्थान के भूमिपुत्र जगदीप धनखड़ हैं एनडीए के उम्मीदवार, तो राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा हैं विपक्षी दलों की प्रत्याशी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर दिल्ली में मंथन। पीएम मोदी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति भवन में अभियान को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। सीएम धामी भी होंगे शामिल। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल बनाने की घोषणा। लोग ऐप के जरिए भी मोबाइल में देख सकेंगे मोदी ट्रेल। बियर ग्रिल के साथ बिताए गए वक्त को किया जाएगा शामिल। मुनि की रेती के दयानंद घाट पर युवक गंगा में बहा। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गंगा जल लेने आया था युवक। उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही। नदियों का दिखा रौद्र रूप। तो 21 स्टेट हाईवे समेत 195 सड़कें, वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उनके बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी, जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान कर रहे हैं। पीएम मोदी वोट डालने संसद पहुंचे और मतदान किया। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसके तुरंत बाद काउंटिंग शुरू होगी। देर शाम तक रिजल्ट जारी होंगे। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की स्थिति बेहद मजबूत दिख रही है। मार्गरेट अल्वा उनको टक्कर दे रही हैं। बीजेपी के अपने 394 सांसद हैं। यह संख्या बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी अकेले ही जगदीप धनखड़ को जितवा सकती है। उधर बात एनडीए की करें तो 441 सांसद हैं। 5 मनोनीत का भी साथ मिला हुआ है। इस तरह से धनखड़ के पक्ष में 446 वोट हो जाते हैं। इन सभी वोटों से एनडीए जीत के अंतर को बढ़ाना चाहेगी। यूपीए की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पास कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के वोट हैं। इन पार्टियों के वोटों की संख्या 139 है। इनके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीआरएस और आम आदमी पार्टी ने भी अल्वा को वोट देने का फैसला किया है। इन तीनों के 29 सांसद हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के 9 सांसद अल्वा के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये बैठक शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में होगी, जिसमें अभियान को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमृत महोत्सव को लेकर एक्टिव हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने 2 अगस्त से 15 अगस्त तक लोगों से अपने सोशल मीडिया की डीपी में तिरंगा लगाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लगाने और फहराने का भी आग्रह किया है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत टिहरी की नगर पालिका परिषद हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुट गई है। अभियान के मद्देनजर नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में 3000 लोगों को नगर पालिका तिरंगा उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी एक मीटिंग कर सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर घर पर देश का झंडा जरूर होना चाहिए। आप मुख्यमंत्रियों के साथ आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठक थी और उसमें जिलाध्यक्षों के साथ भी पार्टी का एक वृद्ध कार्यक्रम है। इसे हम उत्सव की तरह ले रहे हैं। अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और केंद्र के हमारे संगठन से लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और पार्टी का हर कार्यकर्ता तक इसमें पूरी तरह से मनोयोग में है, पूरे उत्साह में है। और हम प्रत्येक घर में इस नरेंद्र नगर विधानसभा की, टिहरी जिले की और इस उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में हमारी पूरे प्रदेश में 25 लाख झंडों की लगाने की व्यवस्था है प्रत्येक घर पे। और इस जिले में 10,000 विधानसभा में झंडे लगेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और प्रत्येक घर पे झंडा लगाया जाएगा। यहाँ जिलाध्यक्ष जी मौजूद है, माननीय मंत्री जी, स्वयं विधायक जी मौजूद हैं। ये परिकल्पना है कि देश में एक राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना हो और राष्ट्रवाद और मजबूत हो, ताकि देश पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। इसीलिए आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस महोत्सव में उनका सपना है कि इस देश का हर नागरिक अपने घर पर भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लगाए। उसी दृष्टि से पूरे देश में बहुत उत्साह भी है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ इस पुनीत कार्य में अपने को भी अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवा रहे हैं। और इसी दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारियाँ दी हैं कि किस तरह से यहाँ पर नरेंद्र नगर विधानसभा के घर घर में झंडा लगे भारत का, ताकि हर व्यक्ति को झंडे के प्रति जो उसकी भावना है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बाजपुर में रामलीला मैदान से लेकर पूरे नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ तिरंगा यात्रा के संयोजक विमल शर्मा और महेश राठौड़ की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सैकड़ों बाइक पर तिरंगा लगाकर नगर में बाइक रैली भी निकाली गई। इसके साथ ही नगर में 101 फीट तिरंगे के साथ पैदल मार्च भी निकाला गया। हमारे मन में बड़ा उत्साह का विषय है और हमने सभी पार्टी के अलावा और भी संगठन के लोगों से आह्वान किया। मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा जिन्होंने तिरंगा यात्रा में हम सबका सहयोग किया। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक मिशन चलाया हुआ है कि हर घर तिरंगा, तो हमने ये लक्ष्य को पूरा करना है, त्योहार के रूप में मनाना है और सभी लोगों के माध्यम से और सभी लोगों के सहयोग से इस तिरंगा यात्रा को हमने सफल बनाया है। आप सभी के आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की ओर से देश भर में करीब 283 जिलों में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में हरिद्वार में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के अध्यक्ष जितेंद्र रघुवंशी ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को समझ सके, इसके लिए स्वतंत्रता सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। देश भर में आज 283 जिलों में ये स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा हम निकाल रहे हैं। ये हरिद्वार चूंकि हमारा केंद्र है, इसलिए यहाँ से हम लोग ये यात्रा लेकर के शहीद जगदीश वत्स स्मारक तक पहुँचेंगे और ये संदेश है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ जान सकें। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव मना करके सम्मान किया है और उनकी एक घोषणा से हम लोग प्रभावित हैं। उनने ये कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे। यह सुन करके हम लोग गदगद हुए हैं। उनके सम्मान के लिए भी निकाल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भूमाफियाओं का खेल देखने को मिल रहा है। वहीं
एमडीडीए और जिला प्रशासन से भूमाफियाओं का मेल भी जग जाहिर है। आपको बता दें कि देहरादून में न्यू राजपुर रोड पर पहाड़ काटकर एक अवैध होटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे एमडीडीए द्वारा सील कर दिया गया और कहा गया कि होटल स्वामी महालक्ष्मी बिल्ड वेव एवं मंजीत जौहर को 6 विभागों से तय अवधि में एनओसी लेनी थी, जो नहीं ली गई और इसीलिए इस निर्माण को एमडीडीए ने सील लगाकर रोक दिया है, जिसके बाद अब एमडीडीए की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नर्सिंग अधिकारी के 2621 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर हल्द्वानी में एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। मामले में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 5 दिन के भीतर मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू ने कहा कि 12 दिसंबर 2020 को सरकार ने नर्सिंग अधिकारी के 2621 पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन 2 साल बाद भी मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आज हमें यहाँ धरने पे बैठे हुए 5वां दिन है और हमारी एक ही मांग है। जो 12 दिसंबर 2020 2 साल पहले जो नर्सिंग की भर्ती निकली थी वो आज तक लंबित पड़ी हुई है। सरकार के कान में जूं तक नहीं रही है। सरकार इस भर्ती को, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस भर्ती को करना चाह रही है, क्योंकि सरकार को अगर ये भर्ती करनी होती तो 2 साल से ऐसे इस तरीके से लंबित नहीं पड़ी होती। जस की तस की भर्ती पड़ी हुई है। इस भर्ती में जरा सा भी काम नहीं हुआ है। क्यों सरकार, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों सरकार इस भर्ती को नहीं कर रही है। हमारे बाद अभी एएनएम की भर्ती आई, उसको पूरा क्लियर कर दिया गया। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि नर्सिंग अधिकारियों की इस भर्ती को रोकने का उनका मकसद क्या है। क्या सरकार को हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या सरकार को हमसे कुछ ऐसी कोई उम्मीद है जिससे कि सरकार ये भर्ती रोक रही है कि हम उनके आगे जाएं, गिड़गिड़ाएं? हम वो हर एक काम कर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में परिणाम में अनियमितताएं पाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि छात्र छात्राओं द्वारा बताया गया है कि लगभग 90% छात्र छात्राएं फेल हुए हैं और यह विश्वविद्यालय प्रशासन की एक बड़ी चूक है, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन और प्राचार्य का घेराव किया गया। ये पिछले 1 हफ्ते के अंतर्गत विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, मगर जिस प्रकार हमने देखा कि 2018 में भी विश्वविद्यालय के द्वारा मनमानी की गई थी। लगातार कई बार उनको समझाने के बाद भी लगातार इस प्रकार की अनियमितताएं छात्रों के रिजल्ट में करते हैं। ये यूनिवर्सिटी केवल और केवल छात्रों से पैसा वसूलने के लिए खोली गई है। हमारा तो ये मानना है कि इस विश्वविद्यालय में सभी छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय किया गया है। हम लोग लगातार विश्वविद्यालय को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य ने हाई स्कूल पास की हुई 4 बेटियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। मामला मंगलोर के राजकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का है, जहां विद्यालय में अध्ययन कर रही मंगलोर की छात्राओं ने कक्षा 10 की परीक्षा पास की थी। आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कई छात्राओं की टीसी में लाल पेन से मार्क कर छात्रा के आचरण को दर्शाया गया है। प्रधानाचार्य ने आचरण में छात्रा का निराशाजनक विवरण दर्शाया है, जिससे छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ये प्रकरण जो है परसों जो है 4 बालिकाएं मेरे यहाँ कार्यालय में आई थी मेरे पे। उन्होंने बोला, उन्हें टीसियाँ दिखाई थी कि संबंधित प्रधानाध्यापिका
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक द्वारा उनके चरित्र में कुछ रेड पेन से अंकित किया गया है, जिस पर उनको विरोध था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस संबंध में हमारे द्वारा एक पत्र द्वारा उन प्रधानाध्यापिका का स्पष्टीकरण लिया गया है। तो उनके द्वारा बाजपुर शहर में लगातार कार से चोरी हुई बैटरियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे चोरों द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सूचना के आधार पर चोरी में सम्मिलित दोनों चोरों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान उनके पास से एक गाड़ी, 2 टायर, जैक और कई सामान बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हमारे संज्ञान में आई थी, जिसमें अलग अलग जगहों पर रात में लोगों की जो गाड़ियां पार्क रहती हैं सड़क पर, और उनके शीशे तोड़कर फिर उसमें से बैटरी चोरी और भी जो कोई सामान जैसे सीट कवर और 1-2 गाड़ियों से टायर, इस तरह का सामान चोरी करके ले जाया गया। इस पर हमारे थाने में इसमें 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए और उसके बाद थाने से एक टीम हमने इसमें गठित की। थाने की टीम में इसमें सुराग बतारसी करते हुए और CCTV फुटेज का अवलोकन किया। इसमें हमारी पहचान में 2 लोग इसमें संदिग्धों की पहचान हुई। इन पर हमने फिर इन संदिग्धों को हमने ट्रेस करने का काम किया। उसके आधार पर हमने 2 व्यक्ति, एक अर्शदीप और दूसरा ये गोपी, इन दोनों को इसमें अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से 4 गाड़ियों से शीशे तोड़कर जो सामान ले जाया गया, सारा सामान हमें बरामद हुआ है। सभी बैटरियां और 2 टायर भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ये जुर्म करना कबूल भी किया गया है। मुनि की रेती थाना क्षेत्र के दयानंद घाट पर गंगाजल लेने गया एक युवक पैर फिसलने से गंगा में बह गया। घाट पर मौजूद कुछ तैराक लोगों ने नजारा देखा तो खुद की जान की परवाह किए बगैर युवक को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी, मगर बहाव अधिक होने की वजह से युवक तक लोग नहीं पहुंच पाए। वहीं लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। टीम ने गंगा में युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। इन दिनों पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बरसात के बाद गंग नहर में भारी मात्रा में सिल्ट आ गई है, जिसके चलते यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को बंद कर दिया है। इस नहर के बंद होने से कानपुर तक की गंग नहर सूख गई है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी अब गंग नहर में सिल्ट हटाने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के SDO शिव कुमार कौशिक का कहना है कि पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के कारण गंग नहर में भारी मात्रा में सिल्ट आ जाने से गंग नहर को बंद किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिल्ट को हटाने का कार्य किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जमकर कहर बरसा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है। वहीं बरसात से निपटने के लिए उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि राजपुर गांव में पहले से ही बाढ़ चौकी और तहसील परिसर में बाढ़ कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जबकि कर्मचारी 24 घंटे नदी नालों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच उप जिलाधिकारी ने खंड विकास कार्यालय में क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के साथ आपदा से निपटने के लिए बैठक की और RRT का गठन किया गया है। राज्य में आपदा का अलर्ट है, तो इस कारण से हम लोगों ने एक मीटिंग की थी कि जिसमें कि जो हमारे तहसील में IRT का गठन किया गया था, उन लोगों की मीटिंग थी और साथ ही वॉलंटियर के रूप में जो एक्स आर्मी पर्सन है उन लोगों को भी बुलाया गया था। तो अभी वही मीटिंग चल रही थी। IRT में जो हमारे अधिकारीगण हैं उनका क्या रोल है, वॉलंटियर क्या क्या काम करेंगे और जो एक्स आर्मी के पर्सन हैं वो अपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे और ये बताएंगे कि उनको क्या क्या रिसोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। आज की जो मीटिंग का जो यहाँ पे हमारा एक प्रशासन के साथ में जो मीटिंग थी पूर्व सैनिकों की, वो आपदा को लेकर के थी, क्योंकि ये जिला अधिकारी जी ने जो है यहाँ जो हमारे मैडम हैं जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि आप पूर्व सैनिकों के साथ एक मीटिंग करो आपदा के बारे में, क्योंकि जो पूर्व सैनिक है इन्होंने अपने देश में
बहुत आपदा में जो है देश की सेवा और जनता की सेवा की है। काफ़ी लोगों को इन्होंने बचाया है। ये जो है टेक्निकल में, मेडिकल लाइन में, हर चीज़ में ये जो है माहिरता रखते हैं। तो उन्होंने बोला इनसे कुछ वॉलंटियर नाम भी लो ताकि आपदा में ये हमारे साथ मिलकर काम करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।